अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 की न्यू बुक फ़िज़िक्स का आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और ये है इस टॉपिक के नोट्स। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमने पढ़ा था कि 3 तरह से जाती है, और वो 3 तरीके थे। कन्वेक्शन था, कंडक्शन था या रेडिएशन था। ये तीनों जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये नहीं लेक्चर लिया तो आपने सबसे पहले कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के लेक्चर लेने, ताकि आपको आइडिया हो ये होते क्या है, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें से जो सबसे तेज़ प्रोसेस था, फास्टेस्ट था, वो क्या था? रेडिएशन। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये होते कहाँ है, कन्वेक्शन कहाँ पर होता है, रेडिएशन कहाँ पर होती है और कंडक्शन कहाँ पर होता है। पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है? कुकिंग इन किचन पैन यूजिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जब आप खाना बनाते हो किसी भी फ्राई पैन के ऊपर या फिर किसी भी बर्तन के अंदर, खाने बनाने में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। किस तरह से हो रहे होते हैं अब उसको देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमने देखना है कि किस तरह से कंडक्शन होती है। अब कंडक्शन किस तरह से होगी? कंडक्शन होता क्या है कि अब ये एक मेटल है, मेटल का पीस है। इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऐसे ही इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही आप इसको नीचे से हीट देना शुरू करते हो तो ये हीट को लेकर फ़ौरन से तेज़ी से मूव करके आगे मूव करते हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर पूरा जो है वो हीट हो जाएगा, क्योंकि ये हीटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जहाँ चाहेंगे उसको भी गर्म कर देंगे। अब ये क्या है? अगर कंडक्शन किस तरह से होगी कि हमने एक बर्तन रखा और बर्तन किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। अब मेटल के अंदर आपको पता है कि अब मेटल है तो इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से हीट देना शुरू करते हो, जब आप चूल्हा जलाते हो, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से इधर से मूव करके इधर तक आ जाएंगे और इधर से इधर मूव करेंगे। ठीक है, ये पूरा बर्तन है, फिर इधर भी आ जाएंगे। तो पूरा जो बर्तन है वो क्या हो जाता है? हीट कर जाता है। इसी तरह इसकी यहाँ पर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए जो हैंडल्स होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि आप उसको पकड़ सको। ठीक है, इसको पकड़ना आसान हो, वरना ये इतना हीट कर जाता है। तो कंडक्शन किस तरह से हुई कि जो बर्तन था वो मेटल का बना हुआ था। जैसे ही आपने हीट दी तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो तेज़ी से मूव किए पूरे बर्तन में, और पूरा बर्तन जो था वो गर्म हो गया। तो इसकी वजह से कौन सा प्रोसेस हुआ? कंडक्शन। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है? कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है? आपको पता है कि कन्वेक्शन ये होता है कि जब भी, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई पानी है उसके ऊपर हीट पड़ती है। जैसे हमने ओशन की एग्जांपल ली थी कि ये समुद्र का पानी है, ऊपर क्या है? सन है। सन की हीट जब इस पर पड़ती है तो पानी क्या होगा? गर्म होगा। और पानी जब गर्म होता है तो वो क्या होता है? हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो वो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, और जो पानी ठंडा होता है ना वो नीचे जाता है। तो एक ऊपर जा रही चीज़ और एक नीचे आ रही है, इसकी वजह से क्या बनते हैं? करंट बनते हैं। और क्योंकि ये प्रोसेस कन्वेक्शन का है तो कन्वेक्शन करंट बनते हैं। ये आपने टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद आपने इस पर आना है। अब कन्वेक्शन इधर कैसे होता है कि खाना जो है उसके अंदर, जब आप खाना बनाते हो तो आप उसके अंदर पानी भी डालते हो, वाटर है। अब क्या होगा? जैसे ही आप नीचे से हीट दे रहे हो तो नीचे वाला पानी जो है वो जल्दी से गर्म होगा। ठीक है, नीचे वाला पानी क्या होगा? वार्म हो जाएगा। अब ये वार्म हो गया तो ये क्या होगा? लाइट होगा। और जब हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाता है, राइज करता है। तो ये पानी कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा। और जो ऊपर पानी है वो क्या है? अभी ठंडा है, ये ज़्यादा गर्म है ना, क्योंकि आग नीचे से हम दे रहे हैं, ये पहले गर्म होगा। और ऊपर वाला पानी जो है वो ठंडा है। और जो कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है? डेंस होता है, वो हैवी होता है, इसीलिए वो सिंक करता है, वो नीचे की तरफ आता है। तो ये ठंडा पानी कहाँ आएगा? नीचे। अब इस मूवमेंट की वजह से एक अपवर्ड मूवमेंट, एक डाउनवर्ड मूवमेंट क्या बनेंगे? कन्वेक्शन करंट बनेंगे। अब ये जो कन्वेक्शन करंट है ना, ये पूरे खाने में हीट को स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब देखो हीट नीचे से हम दे रहे हैं लेकिन हीट ऊपर तक जाती है और खाने के अंदर भी जाती है, वो इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जाती है। तो इस तरह से खाने के अंदर कन्वेक्शन भी हो रहा होता है। अब नेक्स्ट है कि रेडिएशन किस तरह से। रेडिएशन ये होती है कि हीट वेव्स की फॉर्म में जाती है। अब आप देखो, आपने यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है और अंदर खाना पड़ा हुआ है, ये खाना है। अब खाना पकता कैसे है कि ये जो हीट है ये वेव्स की फॉर्म में इस पतीले के अंदर से भी गुजर के इस खाने के अंदर तक जाती है। इस तरह से ये खाना जो होता है वो पकता है। तो ये रेडिएशंस हैं कि खाने को हमने डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं रखा हुआ लेकिन फिर भी वो पक रहा है। किस तरह से कि हीट जो है ऐसे वेव्स की फॉर्म में इस खाने तक जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा जो कुकिंग प्रोसेस होता है उसमें तीनों हो रहे होते हैं। अब कंडक्शन कब होता है? व्हेन यू पुट पैन और स्टोव। जैसे ही आप
अब पैन को, बर्तन को स्टोव चूल्हे के ऊपर रखोगे तो पैन इज़ मेड अप ऑफ मेटल, क्योंकि पैन मेटल का मिलकर बना होता है। सो हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द होल पैन, इसीलिए जो हीट है वो पूरे पैन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि वो मेटल का मिल के बना हुआ है, मेटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पूरे पैन में फैल जाएंगे, तो पूरा पैन जो होगा वो गर्म हो जाएगा। इसीलिए हैंडल्स को लकड़ी का बनाया जाता है ताकि जो हम उसको पकड़ सकें, वरना जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता। फिर आता है कन्वेक्शन। क्या होती है कि अगर खाने के अंदर पानी है तो हीटिंग वाटर जो होता है, व्हेन हीटिंग वाटर कन्वेक्शन अकर, जैसे ही पानी गर्म होता है तो कन्वेक्शन होने लग जाती है, क्योंकि हॉट वाटर राइज करता है और कोल्ड वाटर सिंक करता है। हॉट वाटर ऊपर जाता है और कोल्ड वाटर नीचे आता है, क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट, और इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट बनते हैं। ठीक है, एक ऊपर जाता है तो एक ऐसे नीचे आता है, कन्वेक्शन करंट बनते हैं जो हीट को पूरा स्प्रेड कर देते हैं पूरे बर्तन में। फिर रेडिएशन किस तरह से हुआ कि हीट फ्रॉम फ्लेम और चारकोल हिट द पैन डायरेक्टली विच हीट द फूड। अब ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में ये तीनों प्रोसेस हों। जैसे अब हम सीख कबाब वगैरह बनाते तो वो नीचे ऐसे सीखें रखी हुई होती हैं और नीचे ऐसे कोयले जलाए होते हैं, तो कोयलों से हीट डायरेक्ट ऐसे वेव्स की फॉर्म में जाती है और ऐसे सीखों को सीख कबाब को पकाती है, तो उसमें सिर्फ रेडिएशन हो रही होती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है कि हीटिंग रूम बाय कन्वेक्शन। अब जब हम पूरे रूम में हीटर को लगाते हैं तो जहाँ पर हीटर लगा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर, ये पूरा एक रूम है ना और यहाँ पे मैंने हीटर लगाया हुआ है, तो हीटर से आपको पता है हीट निकल रही है, तो ये जो हीट निकल रही है ये इधर के आसपास हवा को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। अब ये क्या बन गई है, हॉट एयर बन गया। अब अभी आपने पढ़ा कि जब हॉट एयर हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है और वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऊपर की ठंडी हवा है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो इस तरह से अब ये नीचे आएगी, अब जो ऊपर गई है थोड़ी देर बाद वो भी ठंडी हो जाएगी, वो दोबारा नीचे आएगी, और ये जो ठंडी हवा नीचे आई थी ये दोबारा गर्म हो जाएगी, इस तरह से ऊपर जाएगी। तो ये चलता रहता है। ठीक है, गर्म हवा ऊपर जाती रहती है, ठंडी नीचे आती रहती है, तो इस तरह से पूरा रूम जो है ना वो गर्म रहता है। ठीक, जैसे जो गर्म हवा है नीचे हीटर जहाँ पे लगा हुआ है उसके नज़दीक की हवा गर्म हो जाएगी, वो ऊपर जाती है, और जो ऊपर हवा है वो ठंडी हो जाती है, वो नीचे आती है। अब ये अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, कन्वेक्शन करंट्स बनाते हैं। तो इस तरह से रूम जो होता है पूरा गर्म रहता है। तो गैस हीटर हीट द एयर अराउंड इट हॉट। जो गैस हीटर है वो हीट कर देते हैं एयर अराउंड इट, जो एयर उसके करीब है। अब वो एयर गर्म हो चुकी है, हॉट एयर, तो वो राइज कर जाएगी, और कूल एयर जो है वो सिंक करेगी। दिस कूल एयर गेट हीटेड एंड राइजेज। अब जो नीचे हवा आई है वो भी अब गर्म हो चुकी है, क्योंकि हीटर के पास है, वो दोबारा ऊपर जाएगी, और जो ऊपर गई थी वो दोबारा ठंडी हो गई होगी, वो दोबारा नीचे आएगी। दिस साइकिल कॉन्टीन्यूज। ये पूरा साइकिल जो होता है वो जारी रहता है, और क्रिएटिंग क्या करता है, कन्वेक्शन करंट्स बनाता है, और इस वजह से हीट जो है वो पूरे रूम में फैली रहती है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सप्लाई। जो आपके गीज़र से गर्म पानी मिलता है वो भी इसी की एक एप्लीकेशन है। किस तरह से, अब जब घरों में पानी आता है ना वो कोल्ड वाटर ही आता है। अब कोल्ड वाटर की दो पाइपलाइंस में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जिसमें ठंडा पानी जाएगा, ये कोल्ड पाइपलाइन है, और एक जो होगी वो हॉट पाइपलाइन होगी, जिसमें क्या जाएगा, गर्म पानी जाएगा, ये हॉट पाइपलाइन है। अब ये जो हॉट पाइपलाइन है ना, इसको आप जो है किसी एक गीज़र के साथ कनेक्ट कर देते हो। अब इसके अंदर दोनों में जाएगा तो ठंडा पानी, इसमें भी ठंडा पानी गया, इसमें भी ठंडा पानी गया। ठीक है, अब इसमें जब ठंडा पानी गया, इसको हमने जो है हॉट वाले को इसको कनेक्ट कर दिया है, इसको नहीं सॉरी कनेक्ट किया, इसको आप डायरेक्ट टैप के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, ये टैप को जहाँ से पानी आता है, आपको ठंडा पानी चाहिए, इसको आपने कनेक्ट कर दिया गीज़र के साथ। अब गीज़र के अंदर क्या होते हैं, ऐसे रेहोस्टेट वगैरह लगे होते हैं, मतलब मेटल की पाइप्स लगे हुए होते हैं, ये या जो इस पानी को, इसके अंदर कोल्ड वाटर आ गया, वो उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब पानी जब है वो वार्म हो गया, तो फिर वो क्या करता है, ऐसे ऊपर की तरफ उठता है, और फिर वो इस तरह से, यहाँ पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पानी जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में भी इजीली जो है वो चला जाता है, गर्म पानी, क्योंकि पानी कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है। दोबारा समझ लेते हैं, थोड़ा सा है अजीब सा, लेकिन क्या है कि जब पानी आता है तो वो क्या आता है, कोल्ड वाटर आता है। कोल्ड वाटर घरों में आता कोल्ड वाटर ही है। उस कोल्ड वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जो है वो हॉट पाइपलाइन है, और एक क्या है, कोल्ड पाइपलाइन है। जो हॉट पाइपलाइन है उसको आप एक गीज़र के साथ कनेक्ट कर देते हो, इसको आप डायरेक्ट टैप के साथ कनेक्ट कर देते हो, जहाँ पर आपको ठंडा पानी चाहिए वो डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन जब आपको गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर एक गीज़र लगा होता है, जो इस पानी को क्या करता है, गर्म करता है। जब पानी गर्म होता है तो अब वो जिस टैप पर जाएगा, तो अब ऐसे पानी ऊपर की तरफ उठता है, गर्म पानी, और ऐसे टैप में जाता है, और फिर आपको गर्म पानी मिलता है।
अब है क्या कि अगर हमने ऊपर वाले पोर्शन में पानी भेजना तो हमें कोई पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो पानी को ऊपर भेजेगा, खुद ही पानी ऊपर उठता है क्योंकि वो गर्म हो चुका होता है और वो चला जाता है। अब ये क्या है कि मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड वाटर सिस्टम जो है वो यूज़ स्टोरेज टैंक, ये जो हम टैंक जो पाइपलाइन हॉट पाइपलाइन के साथ लगाया था ना गीज़र सा डब्बा सा, वो स्टोरेज टैंक है। कोल्ड वाटर जो है वो एंटर करता है टैंक में एंड इज़ हीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और गैस, और फिर वो गर्म किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी या गैस हीटर से। हॉट वाटर जो अब वो पानी गर्म हो गया तो वो राइस करेगा, और व्हेन यू ओपन टैप और जैसे ही आप टैप को खोलोगे तो कोल्ड वाटर रीफिल एंड रीहीट था। ठीक है, जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा तो कोल्ड वाटर दोबारा उस टैंक में आ जाएगा और दोबारा से वो गर्म होगा और दोबारा उस टैप में आ जाएगा। फिर है कि मेंटेनिंग लिक्विड टेम्परेचर। अब जितनी भी वाटर बॉटल्स होती हैं जो गर्म पानी को गर्म रखती हैं और ठंडे पानी को ठंडा रखती हैं, जैसे थर्मल फ्लास्क हम यूज़ करते हैं, थर्मस वगैरह जिसमें हम चाय डालते हैं तो वो गर्म रहती है, और इसी तरह पानी की बोटल्स जो आप यूज़ करते हो उसमें पानी डालते हो तो वो ठंडा ही रहता है। उसकी भी ये एप्लीकेशन है कि उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन किस तरह से हो रहे होते हैं वो हम देखते हैं। अब ये आपकी बोतल है अगर, तो इसके अंदर की जो ये है ना, ये इस तरह से बनाई जाती है कि 2 वॉल्स बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा पानी बोतल बाहर से बड़ी लगती है लेकिन अंदर से पानी डालने की बहुत थोड़ी सी जगह होती है, वो इसलिए क्योंकि इसकी 2 वॉल्स होती है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। ये 2 वॉल इसलिए बनाई गई है ताकि इसके दरमियान यहाँ पे हम वैक्यूम भर सकें। वैक्यूम क्या होता है? बिल्कुल खाली जगह जिसमें एयर पार्टिकल भी नहीं होते, इसमें क्या होता है? इसमें वैक्यूम होता है। अब इसको समझने से पहले ना, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ठीक है, ये आपने टॉपिक ज़रूर पढ़ना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 जो होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। अब जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है ना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो वैक्यूम से गुजर ही नहीं सकते। रेडिएशन ऐसी चीज़ है जो वैक्यूम से गुजर सकती है। किस तरह से? अब जैसे अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है, तो ये इनके दरमियान क्या होता है? यहाँ पे वैक्यूम है, खाली जगह, बिल्कुल कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी सन की हीट अर्थ तक पहुँचती है, वैक्यूम से गुजर कर भी पहुंचती है। वो इसलिए क्योंकि वो रेडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए आती है। वो रेडिएशन का प्रोसेस ऐसा है जो वैक्यूम से गुजर सकता है। अगर सन की हीट हमें कंडक्शन या कन्वेक्शन से मिलती तो वो हमें मिल ही ना सकती, क्योंकि आगे दरमियान में वैक्यूम आ गया, वैक्यूम से गुजर ही नहीं सकती। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर दरमियान में किसी भी जगह पर वैक्यूम आ जाए ना, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन उससे गुजर नहीं सकता, रेडिएशन गुजर सकती है। अब ये जो तीनों है ना, इससे हमें हीट को बचाना है, तो हमने वैक्यूम बना दिया इसलिए ताकि इस पानी से जो हीट निकलेगी वो इधर तक या बाहर से हीट अंदर तक ना आ सके, क्योंकि अगर बाहर से हीट आएगी कंडक्शन के ज़रिए या कन्वेक्शन के ज़रिए तो दरमियान में वैक्यूम लगा हुआ है, वो गुजर ही नहीं सकेगी, अंदर नहीं आएगी। और अगर अंदर की हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी तो फिर यहाँ पे दोबारा वैक्यूम लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकेगी। ठीक है, यहाँ की हीट अंदर नहीं आ सकती, बाहर की और अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती अगर वो कंडक्शन और रेडिएशन के कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए है तो। अब ये इन दोनों का मसला तो है वो सोल्व हो गया दरमियान में वैक्यूम रख के। तीसरा मसला रह गया रेडिएशन। अब जो अगर हीट रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है वो तो अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो तो वैक्यूम से गुजर सकती है, वो इसको पास करके अंदर आ जाएगी, और बाहर की हीट भी इसको पास करके इधर चली जाएगी। तो अब रेडिएशन का मसला कैसे सॉल्व किया गया? रेडिएशन के मसले को हल करने के लिए ये जो अंदर वाली है ना, इसको स्टील का बनाया गया, सिल्वर कलर का। सिल्वर कलर का क्यों बनाया गया? ताकि हीट अगर वेव्स की फॉर्म में आ रही है, सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जो हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, तो और यहाँ से भी अगर कोई हीट आ रही है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं जा सकती। बाहर की हीट आएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और यहाँ से अगर कोई हीट आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट कर देगी। तो रेडिएशन के मसले से बचने के लिए अंदर वाली चीज़ को स्टील का बनाया गया, मतलब सिल्वर कलर का बनाया गया, और इन दोनों से बचने के लिए 2 वॉल के दरमियान वैक्यूम रख दिया गया। क्विक सा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों से बचने के लिए क्या हुआ? कंडक्शन, कन्वेक्शन ऐसी चीज़ें जो वैक्यूम से गुजर नहीं सकती, तो 2 वॉल्स बनाई गई, मतलब बॉटल की एक लेयर नहीं बनाई गई, 2 लेयर बनाई गई, और उनके दरमियान क्या भर दिया गया? वैक्यूम कर दिया गया, मतलब कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। अब वैक्यूम क्यों रखा गया? ताकि हीट अगर कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से आ रही है वो पास ना कर सके। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से आ रही है तो वो आगे वैक्यूम में गुजर ही नहीं सकेगी, अंदर नहीं जा सकेगी। और अगर अंदर की हीट है वो इधर तक आई, आगे वैक्यूम है वो गुजर नहीं सकी, बाहर नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इससे तो बच लिया, वैक्यूम को बनाकर इससे हम बच गए।
अब तीसरी रहेगी रेडिएशन। रेडिएशन से किस तरह से बचा जाए? रेडिएशन को बचने के लिए, रेडिएशन ऐसी चीज़ है जो अगर वेव्स की फॉर्म में आ रही हो ना तो वैक्यूम से गुजर के अंदर आ सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया, इस जो अंदर वाली चीज़ है इसको सिल्वर कलर का बनाया गया। ठीक है, अब सिल्वर कलर का क्या है, सिल्वर एक ऐसा कलर है जो अगर ऐसे हीट की फॉर्म में आ रही होगी ना तो यहाँ तक आएगी, वैक्यूम से गुजर गई, यहाँ तक आएगी लेकिन फ़ौरन बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। ठीक है, उसको ऐसे रिपेल कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, पीछे भेज देगा। इसी तरह अंदर से अगर कोई हीट यहाँ तक जाएगी तो वो यहाँ तक आई, यहाँ तक तो वो आ गई, आगे सिल्वर का बना हुआ है तो वो दोबारा उसको अंदर भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ की हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये सिल्वर कलर का बना दिया गया तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी तरह इसका ये जो ढक्कन होता है वो आपने देखा, खोल कर देखना, वो प्लास्टिक का बना होता है ताकि हीट जो है वो इसके बाहर ना निकल सके और अंदर की बाहर ना आ सके। इस तरह से हम हीट को बचा सकते हैं। और पानी को अगर ठंडा पानी डाला तो वो ठंडा रहेगा, अगर गर्म डाला तो गर्म रहेगा। अब वैक्यूम फ्लास्क या थर्मो फ्लास्क जो होता है उसकी डबल वॉल होती हैं विद वैक्यूम इन बिटवीन देम, और उनके दरमियान में क्या होता है, वैक्यूम होता है। दिस वैक्यूम स्टॉप हीट ट्रांसफ़र बाय, अब जो ये वैक्यूम है ये रोक देगा अगर हीट जो है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से आ रही है, लेकिन पीछे रेडिएशन रह गया क्योंकि वो वैक्यूम से गुजर सकती है। तो उसको रोकने के लिए जो इनर वॉल थी अंदर वाली, उसको सिल्वर्ड कर दिया गया ताकि वो क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे हीट को वापस बैक। द फ्लास्क इनसाइड इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, उसके अलावा ये जो होती है ये स्टील जो होता है वो स्टेनलेस होता है ताकि वो हीट उसका लो कंडक्टर होता है। स्टील ऐसी चीज़ है, स्टेनलेस स्टील। और उसकी जो लिड होती है प्लास्टिक की बनाई जाती है जो कि एयर को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, उसको भी बाहर नहीं निकलने देती। नेक्स्ट जो है वो रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र इन बिल्डिंग्स। अब ये क्या होता है कि अगर घर में ना ज़्यादा गर्मी आए और हम चाहते हैं ना ज़्यादा ठंड हो, तो इससे लेकिन हम एसी भी ना लगाना पड़े और हीटर भी ना लगाना पड़े। मतलब अगर हम चाहते हैं कि घर ठंडा रहे तो एसी ना लगाना पड़े, और अगर घर गर्म रहे तो हमें हीटर ना लगाना पड़े, क्योंकि इनसे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इससे बचने के लिए अब क्या यूज़ करें ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, तो हम फोम जैसे कि या फाइबर वॉल्स होती हैं वो हम वॉल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फोम्स के मतलब वॉल्स के अंदर हम फोम यूज़ कर सकते हैं, फाइबर वॉल्स वगैरह। उससे जो है वो एसी या हीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर घर ठंडा भी रहता है और घर गर्म भी रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। उससे क्या होता है कि बिजली के बिल्स वगैरह कम आते हैं। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं, तो वी कैन रिड्यूसिंग हीट एंड कूलिंग कॉस्ट बाय थर्मली इंसुलेट अवर हाउसेज। अगर हमें हीटिंग और कूलिंग से बच के बिजली के बिल कम करने हैं तो हम थर्मली इंसुलेट कर सकते हैं अपने घरों को। किस तरह से कि सबसे पहले थर्मल इंसुलेशन। अगर हम थर्मल इंसुलेशन कर दें तो वो हीट के ट्रांसफ़र को स्लो कर देता है, मतलब बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, और इसका मेथड सेम वैसे ही होता है जैसे अभी हमने थर्मस का ऊपर पढ़ा है कि हम 2 वॉल्स बना लेते हैं और उन 2 वॉल्स के दरमियान वैक्यूम फिल कर देते हैं। मतलब आपकी जो अब घर की वॉल होगी वो सिंगल नहीं होगी, वो डबल होगी। ठीक है, इसके पीछे भी एक वॉल होगी, या मैं इस तरह से बना रही हूँ, वॉल के ऊपर एक वॉल होगी और उसके दरमियान यहाँ पे वैक्यूम को भर देंगे जैसे अभी हमने थर्मस का ऊपर पढ़ा है। इससे क्या होगा कि अगर कोई बाहर से हीट आ रही है कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से, तो वैक्यूम से गुजर के अंदर नहीं जा सकेगी, और अगर अंदर की कोई हीट है तो वो इस वैक्यूम की वजह से इधर बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह से सेम वही सारा मेथड है। इस तरह से वैक्यूम को बीच में रख के हम कंडक्शन और कन्वेक्शन से जो है वो बच सकते हैं, इसकी कुछ हीट जो है वो कम हो जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं, डबल ग्लेजिंग विंडो। 2 ग्लास लेयर्स होती हैं जिसमें वैक्यूम भरा हुआ होता है। अब फॉल्स सीलिंग ये होती है कि एक तो आपकी असल छत है ऊपर, उसके नीचे दोबारा एक दोबारा छत बनाई जाती है। उसको इसलिए बोलते हैं फॉल्स सीलिंग के छत ओरिजिनल नहीं है, उसके नीचे एक दोबारा से सीलिंग है। तो फॉल्स सीलिंग असल में क्या है कि असली छत के नीचे एक छत होती है। तो इससे क्या होता है, बाहर की से जो धूप आती है और इनके दरमियान यहाँ पे ना एयर होती है। ये छत असली है और इससे नीचे फॉल्स सीलिंग बनाई गई, दरमियान में हवा होती है। अब होता यह है कि जब सूरज की रोशनी आती है तो वो इस गर्मी से ऊपर वाली ओरिजिनल छत गर्म होगी, लेकिन जो फॉल्स सीलिंग है वो गर्म नहीं होगी क्योंकि वो यहाँ से गुजर के यहाँ तक हीट नहीं आ सकती। तो इसीलिए ये गर्म नहीं होगी, तो अंदर वाला जो रूम है वो ठंडा ही रहेगा। तो दोबारा यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक फॉल्स ये जो होती है वो ओरिजिनल छत है, उसके नीचे एक फॉल्स ये खुद से छत बना दी जाती है। ओरिजिनल के नीचे एक छत बना दी जाती है, दरमियान में यहाँ पर एयर होती है। जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पर आएगी, गर्म हवा को ये एयर जो है वो अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और यहाँ तक नहीं जाने देती। ये तो गर्म होगी, लेकिन हमारे ऊपर अभी ये है। तो यहाँ अगर हम रूम है ना, ये तो रूम के ऊपर तो ओरिजिनल अब ये छत है ना, तो ये इसको गर्म नहीं होने देती, ये एयर उसको सारी इस गर्मी को ट्रैप कर लेती है। तो इसीलिए अंदर का रूम जो है ठंडा रहता है।
सर्दियों में इसका कैसे फ़ायदा है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए हीटर को ऑन करते हैं ना, ये फॉल्स सीलिंग है और ये ओरिजिनल है, ये रूम है, यहाँ पे अगर हम हीटर को थोड़ी सी देर के लिए ऑन करते हैं तो जो हीट है अगर ये इसको क्या कर लेती है, यहाँ से गुजरने नहीं देती, ठीक है, वो यहाँ से ऊपर नहीं गुजरने, बाहर नहीं निकलने देती हीट को। तो इस वजह से अगर हम हीटर को थोड़ी देर के लिए हम हीटर को बंद भी कर दें तब भी रूम गर्म रहता है। अगर ये ना होती, सिर्फ एक ओरिजिनल छत होती, तो फिर हीटर की जो हीट है वो सारी की सारी निकल कर यहाँ से बाहर चली जाती है, इसलिए वो रूम जो है फ़ौरन ठंडा हो जाता है। फिर कर्टन्स लगा के अगर हम पर्दे लगा लें तो हीट लॉस, मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जाती और बाहर की हीट अंदर नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है गुड वेंटिलेशन। गुड वेंटिलेशन यही है कि इससे जो हेल्प कीप होम टेम्परेचर लो इन समर, तो इससे जो टेम्परेचर है वो बेसिकली स्टेबल रहता है समर्स में और विंटर्स में भी, दोनों में। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन के मेजरिंग टेम्परेचर विद इंफ्रारेड थर्मामीटर। सबसे पहले तो ये थर्मामीटर्स होते क्या हैं, जब हमें बुखार वगैरह मेजर करना होता है तो थर्मामीटर को हम बॉडी के करीब रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कांटेक्ट बॉडी के साथ ज़रूरी है। लेकिन जो इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं उसके लिए कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे भी थर्मामीटर रख कर तो इस बंदे का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। किस तरह से कि आपकी, अगर आपको टेम्परेचर होगा तो आपकी जो बॉडी होगी वो हीट कर रही होगी और हीट ऐसे वेव्स की फॉर्म में निकल रही होंगी। ये उसको क्या करेगा, कैच करेगा और आपको बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। ये बेसिकली है इंफ्रारेड थर्मामीटर, और ये यूज़फुल है तब जब कांटेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोविड हुआ था कोरोना में, तो आप डिस्टेंस पे रह के मेजर करते थे कि बुखार है या नहीं, तो उस वक्त ये थर्मामीटर्स जो थे बने थे कि इनको बोला जाता था इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। और ये काम कैसे करते हैं कि हीट ऐसे वेव्स की फॉर्म में जाती है और उसको ये कैच करके आपको बताते हैं कि कितना जो है वो टेम्परेचर है। दूसरा ये कि यहाँ पे ये किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए D/S को समझना ज़रूरी है। D से डिस्टेंस, S से स्पॉट, तो इसका मतलब हुआ D/S का डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो। अब फॉर एग्जांपल एक थर्मामीटर की 12:1 है, इसका मतलब ये है कि आप 12 इंच पे खड़े हो गए, मतलब आपके और थर्मामीटर के दरमियान जो है वो 12 इंच का फासला होना चाहिए, और ये सिर्फ 1 इंच एरिया को मेजर करेगा। जैसे फोरहेड का सिर्फ 1 इंच एरिया जो है उसको मेजर करेगा। 12 इंच डिस्टेंस होना चाहिए और जो मेजर करेगा टेम्परेचर सिर्फ इतने से एरिया का, 1 इंच एरिया का। फॉर एग्जांपल अगर फोरहेड का मेजर कर रहा है या आपकी रिस्ट का कलाई का मेजर कर सकता है। और ये फोरहेड और रिस्ट ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी का अगर इन दोनों का पता लग जाए, इनमें से किसी एक का, तो आपकी पूरी बॉडी का पता लग जाता है। तो इसीलिए ये 12 इंच के डिस्टेंस पर अगर हम खड़े हुए हों तो हम सिर्फ 1 इंच का एरिया का हम जो है वो मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, और 1 इंच एरिया आपका फोरहेड भी हो सकता है और या फिर वो रिस्ट भी हो सकती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे सिर्फ अगर इन्हीं का मेजर कर लो ना तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर पता लग जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ये मेजर टेम्परेचर बाय डिटेक्टिंग हीट रेडिएशन, ठीक है, वही जो हीट निकल रही होती है ऐसे वेव्स की फॉर्म में, उसको डिटेक्ट करके ये टेम्परेचर आपको बताता है। और ये यूज़फुल कब होता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो अनसेफ़ हो। जैसे कोविड में कांटेक्ट सेफ़ नहीं था। अब ये है कि डिवाइस के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। सॉरी, इसमें मेथड की हेडिंग आती है। मेथड यही है कि सबसे पहले तो डिवाइस जो भी है उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी होता है, हम भी यही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिवाइस को ऑन कर देना है और फिर उसका स्केल सेट कर देना है। जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो स्केल सेट करना ज़रूरी होता है। स्केल क्या होता है, ये सेल्सियस होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। ये है टेम्परेचर के स्केल थर्मामीटर के अंदर होते हैं। फिर पॉइंट द सेंसर एट द ऑब्जेक्ट। सेंसर यही होता है कि जिस चीज़ इसके अंदर से बेसिकली रेज़ निकल कर जाती है, ये सेंसर होगा। इसको आपने ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल इसका मेजर करना है तो इसके ऊपर जो है आपने इसको पॉइंट करवा देना, निशाना बना लेना बेसिकली। उसके बाद प्रेस एंड नोट द टेम्परेचर, और फिर आपने जो भी टेम्परेचर आएगा उसको नोट कर लेना। कुछ प्रिकॉशंस है, इसके प्रिकॉशंस के एहतियाती तदाबीर होता है। ये क्या है कि सबसे पहले तो DS रेशो को समझना ज़रूरी है कि इसकी है क्या। अगर 12:1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जब मेजर करना है टेम्परेचर तो वो आपने 12 इंच के डिस्टेंस पे खड़े होकर करना है, और ये सिर्फ आपको 1 इंच एरिया का ही टेम्परेचर मेजर करके देगा। दूसरा ये है कि ये मेजर टेम्परेचर नहीं करेगा अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट है, या अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब। अगर रेस्ट पे है तो उसका मेजर करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट का मेजर नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा स्मॉल का भी नहीं करेगा, और गीली चीज़ों का नहीं करता, और शाइनी ऑब्जेक्ट्स का नहीं करता। ये इसकी जो है वो कुछ लिमिटेशंस है। फिर आपने जब इसका टेम्परेचर मेजर कर लिया है तो उसको आपने कंपेयर भी करना है जो सिंपल मर्करी थर्मामीटर होता है उसके साथ भी मेजर करके, ताकि आपको पता लग जाए कि इसने एक्यूरेट भी मेजर किया है या नहीं। ओके, ये टॉपिक यहीं तक था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।